ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें बताया गया है कि हमारे पास एक सब एक्यूट रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी में एक हमारे पास पेशेंट आया है रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस के साथ है, जिस वजह से उसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है जब वो लो टू मॉडरेट एक्टिविटी लेवल करता है और पेशेंट के लंग्स क्लियर हैं। तो आप कौन से ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज कराएंगे? तो हमने कहा रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस ना पेशेंट के अंदर सबसे पहले हमें इसको डील करना है, क्योंकि ये वेंटिलेटरी प्रॉब्लम बन जाता है। तो हमारा प्राइमरी गोल ही यही है कि उसके रेस्पिरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथ की जाए, इंड्योरेंस क्रिएट की जाए और उसके ब्रीथिंग मैकेनिक्स को बेहतर बनाया जाए। जो टेक्निक्स हैं वो हमारे पास ये हैं। आपको याद होगा हमने पीछे डायफ्रेगमेटिक, सेगमेंटल, सस्टेन, इंटरमिटेंट और हमने पर्स लिप ब्रीथिंग पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, डायफ्रेगमेटिक है, एस से हमारे पास सेगमेंटल है, एस से हमारे पास सेगमेंटल और सस्टेन, इंटरमिटेंट के अंदर इंसेंटिव पैरामीटर आता है और पी से पर्स लिप है। उसके बाद मजीद आता है कि हमने उसकी क्या करनी है, ब्रीथिंग पैटर्न्स देखने हैं ड्यूरिंग एक्टिविटी में हमने उसके ब्रीथिंग पैटर्न्स देखने हैं, फिर हमने उसको रेजिस्टेंस ब्रीथिंग की तरफ लेके जाना है, पोजीशन ऑफ ब्रीथिंग, पेसिंग ब्रीथिंग, फिर सुपरवाइज और फिर इंडिपेंडेंट। तो पहले हमने क्या किया, हमने उसके ब्रीथिंग पैटर्न्स ड्यूरिंग एक्टिविटी देखे। एक्टिविटी के बाद हमने उसके रेजिस्टेंस ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराई, पोजिशनल ब्रीथिंग कराई, पेसिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ की, फिर सुपरवाइज्ड किया। सुपरवाइज्ड के बाद हम अब उसे इंडिपेंडेंट और वो सेल्फ कर सकता है, सेल्फ मैनेजमेंट कर सकता है। तो डायफ्रामेटिक के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है डायफ्रामेटिक के अंदर हमारे पास सिंपल से यही बताया हुआ है कि जनाब ये इसको बेली ब्रीथिंग कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। इसके अंदर डायफ्राम को यूज़ करते हैं एज अ प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन और पेशेंट लेट जाता है और अपना एक हाथ जो है वो चेस्ट के ऊपर रखता है, दूसरा हाथ अपने एब्डोमेन पे रखता है और डीपली ब्रीथ करता है, गहरा सांस लेता है और फोकस करता है कि वो अपने एब्डोमेन को एक्सपैंड करे, अपने बाजू वगैरह और उसको स्टिल रखते हुए। पर्स लिप ब्रीथिंग ये होती है कि आपने नाक से सांस लेना है, काउंट ऑफ 2 का, और इनहेल करना है, पर्स लिप से एक्सहेल करना है और 4 तक काउंटिंग करना है। इससे आपका एफिशिएंट गैस एक्सचेंज होता है और ब्रेथलेसनेस नहीं होती, ठीक है। प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन फेज होता है ये। फिर हमारे पास सेगमेंटल ब्रीथिंग आती है, जिसमें हमें खास सेगमेंट ऑफ लंग को फोकस करते हैं इनहेलेशन एक्सहेलेशन के दौरान, और ये डायरेक्ट करती है ब्रेथ को उसी खास जो भी लोअर, मिडल और अपर पार्ट्स ऑफ लंग होते हैं उनके अंदर, मिसाल के तौर पे। और ये एक्सरसाइज ओवरऑल लंग की एक्सपेंशन और वेंटिलेशन को अच्छा करती है। सस्टेन के अंदर हमने इंसेंटिव स्पायरोमीटर पढ़ी थी, हमने कहा था ये एक फीडबैक डिवाइस होती है जो कि मदद करती है इंसान बंदों को कि वो आराम से स्लो और डीप ब्रेथ ले सके और अपना जो टारगेट वॉल्यूम है उसको अचीव कर सकें, क्योंकि ये डीप ब्रेथ लेके रुक जाते हैं तो अंदर जो गैस होती है इधर उधर स्प्रेड कर जाती है, तो डीप ब्रीथिंग और लंग कैपेसिटी हो जाती है। फिर हमारे पास ब्रीथिंग पैटर्न्स ड्यूरिंग एक्टिविटी आता है। यहाँ पे क्या आती है, हमने कहा था कि ब्रीथिंग पैटर्न्स ड्यूरिंग एक्टिविटी, फिर रेजिस्टेंट, फिर पोजीशन, फिर पेसिंग, फिर सुपरविजन, इंटरवेंट। तो अब हम ये बाकी करते हैं। ब्रीथिंग पैटर्न्स ड्यूरिंग एक्टिविटी क्या आता है, हमने कहा बंदे को लो टू मॉडरेट एक्टिविटी के दौरान मसला होता है तो हमने उसकी कोऑर्डिनेट करानी है ब्रीथिंग को। हमने कहना लिफ्ट करते हुए एक्सेल करेगा और जब वो पुट कर रहा होगा, वापसी रख रहा होगा वेट, तब वो क्या करेगा, इनहेल करेगा। इस तरह से क्या होगी, उसकी एनर्जी जो होगी, एनर्जी यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज हो जाएगी, फैटिग वगैरह नहीं होगा, ब्रेथलेस नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज़ रेजिस्टेंस ब्रीथिंग, जिसके अंदर हमने कहा इंस्पायरेटरी मसल्स की ट्रेनिंग करनी है तो उनके रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कराओ ताकि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, एंड्योरेंस अच्छी हो और मसल स्ट्रेंथन हो जाए। पोजीशनल ब्रीथिंग के ये डिफरेंट पोजीशंस में ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कराओ। जो बेस्ट पोजीशन ये कि आपको चेंज करनी पड़ती है ताकि लंग को जगह मिले एक्सपैंड करने की और वो कंफर्टेबल हो। पेसिंग स्ट्रेटजीज़ हमारे पास आती हैं जिसमें हम पेस सिखाते हैं। पेसिंग का ये मतलब होता है कि आपके पास समझो ये टारगेट है ना कि आपने इसमें करना है, तो आप इसको छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक कर दोगे। पहले ये करते हो, इसको करते हो, फिर आप इसको कंपोनेंट को फिल करते हो, फिर इसको, फिर इस तरह प्रोग्रेस करते जाते हो रेस्ट कर करके। इसमें ये होता है पेसिंग प्रिवेंट करती है एक्सेसिव फैटिग को, ब्रेथलेसनेस को, और आप डेली लाइफ फॉलो कर लेते हो। जैसे हमने कहा था 1 मिनट जो है बड़ा 3 मिनट के लिए आप नॉर्मल पेस पे करेंगे, फिर 1 मिनट के लिए स्पीड इंक्रीज़ करते हैं, फिर 3 मिनट वापसी नॉर्मल पेस, फिर 1 मिनट के लिए स्पीड इंक्रीज़ करते हैं। इस तरह करते करते वो अपना टारगेटेड टाइम पे पहुंच जाता है बगैर सांस उसका उखड़े। फिर हमारे पास सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज सेशन आता है। सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज सेशन नाम बता रहा है कि जनाब सुपरविजन करेंगे हम उसकी, ठीक है। इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और चैलेंज करेंगे उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। रेस्पिरेटरी मसल्स को एजुकेशन और सेल्फ मैनेजमेंट में उसे एजुकेट करेंगे कि तुम्हारा इसे रोज़ाना प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद को तुम सेल्फ मोनीटर करो, सेल्फ मैनेजमेंट सेल्फ मोनीटर करो अपने सिम्टम्स को, और ब्रीथिंग टेक्निक्स को उसके मुताबिक यूज़ करो। नेक्स्ट हमारे पास अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी डिस्पनिक स्केल है, MRC
मेडिकल रिसर्च काउंसिल डिस्पनिया स्केल। तो 5 हमारे पास ग्रेड्स होते हैं। पहला ग्रेड हम ना अच्छे से बुरे की तरफ जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल से वर्स्ट की तरफ जाते हैं। 1 हमारे पास ये है कि उससे कोई मसला नहीं होता, जैसे आपको भी कोई मसला नहीं होता बैठे हुए, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस एक्टिविटी करते हैं तब आपका भी सांस फूलता है, तो हम लोग क्या होते हैं ग्रेड 1 होते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन आए कि हमें अगर मैं किसी भी काम में जल्दी करूँ या मैं जैसे हल्की सी सीढ़ियाँ चढ़ूँ तो मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाए, तो स्लाइट हिल वॉक करूँ, हरिंग करूँ तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, तो फिर मैं ग्रेड 2 में आऊँगी। लेकिन मिसाल के तौर पे मुझे स्लो वॉक करती हूँ मैं, ठीक है, और उससे भी मेरा सांस फूल जाता है और मुझे रुकना पड़ता है अपना सांस दोबारा बहाल करने के लिए, और फिर मुझे दोबारा मैं चलना स्टार्ट करती हूँ। ये ग्रेड 3 होता है। ग्रेड 4 होता है कि जो ब्रेथ जो होती है आपको 100 मीटर ही वॉक करने के बाद आपको रुक जाना पड़ता है, रुक जाते हो आप ना कुछ मिनट्स के लिए, और फिर आप चलना स्टार्ट करते हो। तो 100 मीटर चलने के बाद 100 मीटर यहाँ बनने की लिमिटेशन है, और इसमें यह है कि सिर्फ घर से बाहर निकलना ही, सिर्फ कपड़े पहनना ही, कपड़े उतारना ही आपको ब्रेथलेस कर देता है। सबसे पहले ये था सिर्फ स्ट्रेनस एक्टिविटी करती है, दूसरे में यह था वॉकिंग अप हिल करता है, तीसरे में हमने यही था कि आपको चलते हो तो फिर आप सांस फूलता है, फिर आप रुकते हो, फिर आप दोबारा चलते हो, और इसमें यह कि 100 मीटर आपकी लिमिट है। 4th में और 5th में यह है कि कपड़े उतारना, चेंज करना, घर से बाहर निकलना में ही आप ब्रेथलेस हो जाते हो। फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है हार्ट डिजीज़ की, तो हमारे पास टोटल 4 क्लासिफिकेशन है। 1 और 2 माइल्ड हैं, 3 मॉडरेट है, और 4 हमारे पास स्वेयर है। जो 1 माइल्ड है इसमें हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं होती फिज़िकल एक्टिविटी की। तो जो हमारे पास हार्ट फेलियर की स्टेजेस है ना, तो पहले में कोई लिमिटेशन नहीं है, ऑर्डिनरी फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हो, वो आपको थकावट, पैल्पिटेशन, दिल का ज़ोर ज़ोर धड़कना और सांस में तंगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फैटीग, पैल्पिटेशन और डिस्पनिया ये कॉज नहीं करती। आप ऑर्डिनल एक्टिविटी कर सकते हो आराम से। क्लास 2 माइल्ड है तो स्लाइट किस्म की लिमिटेशन होती है। क्लास 3 में मार्क लिमिटेशन होती है, यहाँ अनेबल टू कैरी आउट होता है। जब स्लाइट लिमिटेशन है तो वो कंफर्टेबल एट रेस्ट होता है, लेकिन जैसे ही वो कोई ऑर्डिनल एक्टिविटी करता है तो उसकी वजह से उसे ये तीनों वापसी हो जाते हैं, फैटीग, पैल्पिटेशन और डिस्पनिया। फिर क्लास 3 जो मार्क थी बड़ी मार्क्ड फिजिकल एक्टिविटी, वो भी कंफर्टेबल है, रेस्ट होता है, लेकिन बट लेस देन ऑर्डिनल एक्टिविटी से भी नीचे आ जाओ, लेस देन ऑर्डिनल एक्टिविटी करते हुए उसे यही FPD स्टार्ट हो जाता है, फैटीग, पैल्पिटेशन, डिस्पनिया स्टार्ट हो जाता है। क्लास 4 जो हमारे पास अनएबल होता है टू कैरी आउट एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कर सकता था लिमिटेड, लेकिन यहाँ कर ही नहीं सकता विदाउट डिस्कम्फर्ट, उसे डिस्कम्फर्ट ही रहता है। और सिम्टम्स जो उसके कार्डियक के सिम्टम्स जो उसको आते हैं, जैसे इनसफिशेंसी एट रेस्ट, कि रेस्ट पे भी उसको सिम्टम्स आ रहे होते हैं, और इफ़ एनी अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी अंडरटेकन होती है तो उसके डिस्कम्फर्ट में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो हमारे पास क्या हुआ, तो हमारे पास 4 क्लासेस थी, माइल्ड थी पहले दोनों, फिर मॉडरेट और फिर सिवियर थी। जो माइल्ड थी उसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं थी, ऑर्डिनल एक्टिविटी वो कर सकता था आराम से बगैर FPD का शिकार हुए, फिर फैटीग, पैल्पिटेशन और डिस्पनिया का। फिर हमने कहा कि इसमें स्लाइड होती है, ऑर्डिनल एक्टिविटी कंफर्टेबल होता है रेस्ट पे, और दोनों में कंफर्टेबल है, रेस्ट होता है, लेकिन हाँ यहाँ पे ऑर्डिनल फिजिकल एक्टिविटी, यहाँ लेस देन ऑर्डिनल फिजिकल एक्टिविटी से FPD आता है, और हमारे पास यहाँ पे कर ही नहीं सकता फिजिकल एक्टिविटी, रेस्ट पे भी उसको इतना हाल होता है, तो एक्टिविटी करेगा तो और ज़्यादा वर्स हो जाएगा। फिर हमसे पूछा हुआ है कि जनाब मुझे थेरेप्यूटिक फंक्शनल क्लासिफिकेशन और थेरेप्यूटिक पूछी थी। थेरेप्यूटिक में हमने कहा कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, 4 होते हैं। इनपेशेंट, आउटपेशेंट, कम्युनिटी एक्सरसाइज, लॉन्ग टर्म फॉलो, एक्यूट, सब एक्यूट, पोस्ट एक्यूट या पोस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम फेज़ 2 होता है, और मेंटेनेंस इन प्राइमरी केयर होता है। डायफ्रामेटिक फैसिलिटेशन टेक्निक में हमारे पास 5 होते हैं। ये समझो ऐसे मुंह बनाया हुआ हमने, ये उसका नाक है, नाक से पहले आप स्निफ करोगे, स्निफ करोगे और निकालोगे लिप से, रिलैक्स्ड पर्स लिप ब्रीथिंग करोगे, और नीचे से आपका जो डायफ्राम है, क्योंकि ये डायफ्रामेटिक फैसिलिटेशन है तो डायफ्रामेटिक स्कूपिंग करेगा, ठीक है, आप डायफ्रामेटिक स्कूप टेक्निक यूज़ करोगे। और उसके अलावा आप क्या करोगे, अपने इन जो आपके आसपास पड़े हुए कोस्टल है तो लेटरल कोस्टल फैसिलिटेशन टेक्निक को भी यूज़ करोगे, और अपर चेस्ट इनहिबिटिंग टेक्निक भी करोगे। पर्स लिप के अंदर आप एक्सहेल करोगे और होल्ड एयर, फिर इनहेल करोगे। तो आपने स्निफ किया, सांस बाहर निकाला, पर्स लिप के थ्रू इनहेल किया, फिर उसे होल्ड किया, नीचे डायफ्रामेटिक स्कूप टेक्निक यूज़ की, फैसिलिटेशन इंटरकोस्टल टेक्निक यूज़ की, अपर चेस्ट इनहिबिशन टेक्निक यूज़ की, ठीक है, एब्डोमेन को यूज़ किया, अपर चेस्ट को नहीं। एक्सेसरी मसल्स जो होते हैं ब्रीथिंग के लिए, उसमें हमारे पास फैसिलिटेशन टेक्निक में थोरेसिक मोबिलाइजेशन टेक्निक, काउंटर रोटेशन और पर्स लिप, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 17 के अंदर मैंशनड है। पर्स लिप ब्रीथिंग करते हो, काउंटर रोटेशन करते हो और थोरेसिक मोबिलाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हो। तो PTC आप कर लो।
फिजियोथेरेपिस्ट पीटीसी पी से पर्स लिप, पहले लिप्स आते हैं, फिर आप अपने ट्रंक को काउंटर रोटेशन करते हो, फिर थोरेसिक को मोबिलाइज करते हो। फिर हमारे पास ये फेज़ आता है रिहैब प्रोग्राम का। फ़ेज़ 1 हम पहले कर चुके हैं। फ़ेज़ 1 में हमारे पास 3 बातें करते हैं। हम कहते हैं पहले हमारे पास क्या है, गोल्स एंड आउटकम्स है, फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास एक्सरसाइज और एक्टिविटी की क्या है, गाइडलाइंस है। फिर आप क्या करते हो, एक्सरसाइज और एक्टिविटी की गाइडलाइंस करते हो, गोल्स एंड आउटकम्स, और थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, हम उसके पेशेंट की और फैमिली की एजुकेशन, ये हमारा गोल बन जाता है। और फोर्थ पे हम लोग क्या करते हैं, होम एक्सरसाइज प्रोग्राम कराते हैं। तो एक्सरसाइज और एक्टिविटी गोल्स एंड आउटकम्स, एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी गाइडलाइंस, फिर हमारे पास वही अपनी हमने अपने उनको गाइड करना होता है, और फिर होम एक्सरसाइज प्रोग्राम देना होता है। लेकिन यहाँ ही मेंशन नहीं है, फर्स्ट वाले के अंदर मेंशन है। फिर ये डायरेक्ट फ़ेज़ 2 पे चला गया। फ़ेज़ 2 के एक्सरसाइज गोल्स एंड आउटकम, फिर एक्सरसाइज एक्टिविटी गाइडलाइंस, इसमें और साथ ही इसने ऐड किया इसकी स्ट्रेंथनिंग। नेक्स्ट हमारे पास फ़ेज़ 3 आता है, इसका भी एक्सरसाइज एक्टिविटी गोल्स एंड आउटकम, और फिर इसकी एक्सरसाइज एक्टिविटी गाइडलाइंस। पहले वाले में तो हम ये करते हैं क्योंकि अभी वो रिहैब फ़ेज़ 1 वाला जो होता है ना, अभी वहाँ से अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ होता, अभी हॉस्पिटल के अंदर होता है, तो हमने जितना जल्दी पॉसिबल उसको स्टार्ट करा सकते हैं 24 आवर्स के बाद, या जब तक वो स्टेबल हो जाए तब तक। और उसके इससे फ़ायदा क्या होता है, हम उसके काउंटर करते हैं डेलेटीरियस इफेक्ट को, यानी कि हम उसके थ्रोम्बाई के रिस्क को, हमने उसके मसल टोन को मेंटेन करना होता है, हमने उसके जॉइंट की मोबिलिटी को अच्छा करना होता है, और हमने उसकी जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है इसको मेंटेन करना होता है। डेलेटीरियस इफेक्ट में रिड्यूस करना होता है रिस्क ऑफ थ्रोम्बाई, मेंटेन करना होता है मसल की टोन को रिड्यूस करना होता है, हमने ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को मेंटेन करना होता है, जॉइंट मोबिलिटी को। तो ये सब चीज़ें तैयार हो गई। फिर हमने कहना उसकी जो एंग्जाइटी, अलाई और डिप्रेशन है उसको डील करना है, उसको मेडिकल हम सर्वेलेंस देते हैं कि देख रहे होते हैं ओके यार अब इसकी क्या क्या कैसी है, और इसकी जो फैमिली है और पेशेंट है दोनों को एजुकेट करते हैं, और जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको हम मॉडिफाई करते हैं। तो ये हमारे पास ये हो गए। एक्सरसाइज एक्टिविटी गाइडलाइंस में प्रोग्राम में सबसे पहले एडीएल्स करते हैं, फिर सेलेक्टेड आर्म एंड लेग एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है। फिर हम उसको अर्ली सुपरवाइज्ड एम्बुलाइजेशन कराते हैं, उसको लो मिनट से हम स्टार्ट कराते हैं 2 to 3 मिनट पे, फिर 3 to 5 मिनट पे प्रोग्रेस करते हैं। हम उसके फेयरली लाइट रेंज में करते हैं, और उसका हार्ट रेट जो होता है वो 10 से 20 होता है, डिपेंड करता है मेडिकेशन के ऊपर भी, ठीक है। 5वां पॉइंट ये है। और फिर शॉर्ट एक्सरसाइज सेशन कराते हैं। शॉर्ट एक्सरसाइज सेशन में 2 से 3 मरतबा से प्रोग्रेस करते हैं, ड्यूरेशन बढ़ाते जाते हैं, फ्रिक्वेंसी और जो वो होती है फ्रिक्वेंसी को कम करते जाते हैं। और पोस्ट सर्जिकल पेशेंट के अंदर हमने कहा पोस्ट MI के कंपेरेटिवली ये टिपिकली ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस होते हैं, और ज़्यादा एम्फोसिस हमारा अपर एक्सट्रीमिटी बाजू वगैरह की रेंज ऑफ मोशन पे होता है। और लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड होती हैं MI के पेशेंट में, ख़ासतौर पर 6 हफ्तों के लिए जिनकी सर्जरी होती है उनको 6 हफ्तों के लिए रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। और डिस्चार्ज करने से पहले हम लोग थेलियम स्कैन करा लेते हैं। अब इसके गोल्स क्या हैं, इसमें हमने फंक्शनल कैपेसिटी जो होती है हमने उसको इम्प्रूव करना होता है, और हमने प्रोग्रेस करना होता है ADLs की तरफ। अब वो घर के काम कर सकेगा कुछ ना कुछ, जो भी उसकी ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ है उनको कर सकेगा, रिस्क फैक्टर्स वगैरह को काउंसिल करते हुए, और अपनी एक्टिविटी को कंपोनेंट्स में डिवाइड करेगा, तो यानी कि पेसिंग और एनर्जी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करेगा ताकि स्ट्रेस कम से कम पड़े, रेस्ट पीरियड हो। एक्सरसाइज गाइडलाइंस कैसे करनी है, हमने कहना है उसने मेरे पास हर हफ्ते 3 मरतबा आना है 12 हफ्तों के लिए मुसलसल, तो 36 मरतबा उसने आना है मेरे पास, प्रोग्राम विजिट करना है। फ़ेज़ 2 जो होता है वो आउट पेशेंट प्रोग्राम होता है, यानी कि वो घर चला गया है, अब हमारे पास जो आ रहा है ना, हमने उसे डिस्चार्ज कर दिया, 36 मरतबा वो आएगा मेरे पास, और मैं उसकी मेडिकल प्रॉब्लम्स वगैरह को देखूँगी, एक्सरसाइज के साथ कोई एरिथमियास तो नहीं आ रहे, एक्सरसाइज की वजह से उसे एंजाइना तो नहीं आ रहे, तो ये इन रिस्क फैक्टर्स को देखूँगी। आउट पेशेंट में ECG मॉनिटरिंग करूँगी, ट्रेन पर्सनल उसे हायर होगा उसके लिए, और इमरजेंसी सपोर्ट। फ्रिक्वेंसी क्या होगी, पीछे हमारे पास 2 to 3 टाइम्स था हमने एक्सरसाइज करनी थी, यहाँ 3 से 4 सेशंस होंगे पर वीक के, और ड्यूरेशन हो गया 30 से 60 मिनट के लिए। वहाँ पे हमने 20 मिनट्स वॉक थी, यहाँ 30 से 60 मिनट है, 5 से 10 मिनट का वार्म अप और कूल है, जो कि हम CABG के लिए भी पढ़ चुके हैं। वार्म अप हमने पढ़ा था, वार्म अप पीरियड था, फिर हमारे पास एरोबिक ट्रेनिंग था, फिर हमारे पास वेट ट्रेनिंग था, फिर कूल डाउन था, और फिर हमारे पास स्ट्रेच था। ये 5 से 10 मिनट का हमारा वार्म अप था, फिर 30 से 60 मिनट का हमारा एरोबिक था, 10 से 20 मिनट का, जो कि हमने 11 से 12 हफ्ते कम से कम वेट करने थे, 10 से 12 हफ्ते। कूल डाउन पीरियड हमारा 5 से 10 मिनट का था, और जो हमारा स्ट्रेच पीरियड था वो हमारे पास 5 मिनट का था। तो यही वो ड्यूरेशन 30 से 60 मिनट वाला
5 से 10 मिनट वाला वार्म अप होगा, फिर 5 मिनट का कूल डाउन होगा। इसने आगे पीछे करके लिखा है, अरेंज भी कर सकते हो। और सिंगल मोड ऑफ ट्रेनिंग जैसे कि वॉक कराते हो, फिर या मल्टीपल मोड्स पे मूव ऑन करते हो। पहले वॉकिंग कराते हो, फिर ट्रेडमिल, साइकिल, एर्गोमेट्री और डिफरेंट मोड्स की तरफ ले जाते हो, और इन सब के दौरान उसका मॉनिटरिंग लाजमी करते हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो। फेज़ 2 के जब हमारे पास एडिशन हुआ है 3 हफ्तों के बाद, कार्डियक रिहैब के 3 हफ्तों के बाद, या कार्डियक रिहैब के 3 हफ्ते, या पोस्ट MI के 5 हफ्ते बाद, या CABG के 8 हफ्ते बाद। वहाँ पे COBG का हमने 10 से 12 हफ्ते किए थे, यहाँ इसने 8 हफ्ते बोला है। अब इसके देखो, कार्डियक रिहैब के 3 हफ्ते हैं, MI के 5 हफ्ते हैं पोस्ट MI के, और CABG के इसने 8 हफ्ते लिखे हैं। तो इन सब के बाद आप उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा सकते हो। स्टार्ट कैसे करते हो, बैंड यूज़ करते हो, इलास्टिक बैंड्स 1 से 3 पाउंड वाले लाइट वेट यूज़ कर सकते हो, और फिर आप मॉडरेट की तरफ 12 से 15 रेपिटेशन जैसे कंफर्टेबल हो। तो पहले एक सेट होता है 15 रेपिटेशन का, ठीक है, फिर आपके 2 से 3 सेट्स होते हैं 15 रेपिटेशन के। इस तरह 12 से 15 जो भी कंफर्टेबल रेपिटेशंस होती हैं आप उनकी तरफ प्रोग्रेस कर लेते हो। फेज़ 3 आता है जो कि कम्युनिटी एक्सरसाइज प्रोग्राम, पोस्ट एक्यूट, पोस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम फेज़ 2 होते हैं। इसके अंदर हमारे गोल्स क्या होते हैं, वही इसकी फंक्शनल कैपेसिटी को मेंटेन करो और मज़ीद बढ़ाओ, एक्सरसाइज प्रोग्राम को सेल्फ रेगुलेट कर सके बंदा, और हमारे पास कमिटमेंट रहे और इस फैक्टर की मॉडिफिकेशन करे। लोकेशन कहाँ पे होती है, अब वो कम्युनिटी एक्सरसाइज प्रोग्राम है तो वो कम्युनिटी सेंटर्स जाएगा, YMCA जाएगा, क्लिनिकल फैसिलिटीज़ जाएगा, वहाँ पे जाके वो अपनी फंक्शनल कैपेसिटी यानी कि मेड्स के ऊपर काम करेगा, स्टेबल एंजाइना पे काम करेगा, मेडिकली कंट्रोल्ड एरिथमियाज ड्यूरिंग एक्सरसाइज वहाँ इसका ख्याल रखा जाएगा, सेल्फ रेगुलेशन करेगा। फंक्शनल कैपेसिटी जो है उसकी 50 से 85% उसकी फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। 3 to 4 टाइम्स अ वीक करेगा, और 45 मिनट्स और उससे ऊपर का सेशन लेगा, ठीक है। और रेगुलर चेकअप करेगा, पीरियोडिक ETT थैलियम स्कैन कराएगा अपना, ठीक है, और मोटिवेटेड रहेगा। और टिपिकली 6 से 12 महीनों का जो पीरियड होता है ना उसका वो पूरा हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा फिर वहाँ से। और एजुकेशनल गोल हमारे पास ये है कि फेज़ 1 वगैरह जैसे हमने वहाँ पे एजुकेट किया था, इस तरह से वो हमारे जो गोल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसी में मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। कार्डियक का जो हमारे पास आता है नॉर्मली वो ये होता है कि हमारे पास कार्डियक रिहैब का पाथवे जो जैसे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 था, वो पहले गया वार्ड में उसका फेज़ 1 चल रहा था। फैमिली वगैरह और इन सब ने उसकी कार्डियक रिहैब टीम ने मिलके उसका वो सारा जो भी था फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 हमने उसका वो सारा पूरा करवा दिया। उसके फुल प्री एक्सरसाइज असेसमेंट हुई, ठीक है, और 6 से 12 हफ्ते का उसका वो सारा एक्सरसाइज प्रोग्राम चला। इनकी कोऑर्डिनेशन की वजह से फिर दोबारा रीअसेस हुआ, फिर लॉन्ग टर्म फॉलोअप के लिए कर दिया गया। वो जो 6 से 12 हफ्ते वाला पीरियड है ना वो यही चीज़ है, ठीक है, ओवरऑल उसका जो टाइम कंप्लीट होना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप 1 टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, ये हम कर चुके हैं, जिसमें इसमें ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल, हाइपोक्सिया होता है। इसमें ऑक्सीजन भी कम, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, हाइपोक्सिया हाइपरकैप्निया होता है। इसमें हमने क्या फ्लैपिंग हेड ट्रेमर्स होते हैं, जब भी किसी के हाथ कांप रहे होते हैं हम कहते हैं वो कंफ्यूज है, तो हेड में कंफ्यूज होता है, हेड में हेडेक होता है, वहाँ पेरिफेरीज होती है, दिल दर्द करता है, टेकीकार्डिया होता है, ड्राउजी होकर कोमाटोज हो जाता है अगर ज़्यादा पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड रेज हो तो। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, इसको सिर्फ सांस में तंगी होती है, रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूज होता है, सेंट्रल साइनोसिस होती है, टेकीकार्डिया, रीनल फेलियर और पल्मोनरी ये होता है। हम इसका कोड बनाते हैं डॉक्टर CCTPR या CPTR कर दो, CCPTR, जैसे CPT हमारा सब्जेक्ट है ना, एंड में R होता है। D से हमारे पास क्या होता है कि उसको डिस्पनिया होता है, ठीक है, डिस्पनिया होता है। R से उसको क्या होती है, रेस्टलेसनेस होती है। C से हमने कहा कि उसे सेंट्रल साइनोसिस और कन्फ्यूजन होती है। CP से हमने कहा पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है। T से हमने कहा उसे टेकीकार्डिया होता है। R से हमने कहा कि उसको रीनल फेलियर होता है। तो ये इसका हो गया। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर के हमने पढ़े थे, या स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर कोई भी मसला है पर जिसकी वजह से पम्प मैकेनिज्म फेल कर गया, टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी रेट और PaO2 ये कम होता है, PCO2 सिर्फ राइज होता है। ये पहले हेड इंजर होता है, पॉलीन्यूरोपैथी, सर्वाइकल इंजरीज होती है, माइस्थेनिया ग्रेविस और स्कोलियोसिस होता है, काइफोस्कोलियोसिस, माइस्थेनिया ग्रेविस, मसल डिस्ट्रोफी होती है। आगे चेस्ट के रिब जो है बड़ी क्रश चेस्ट हो जाती है, जिस वजह से स्टेटस सिस्टमैटिकस, एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये सारे हो गए। अब एज़मा के हमारे पास बताएं मैं कि एज़मा के क्या होते हैं। तो एज़मा में हमारे पास अर्ली जो होते हैं उसमें उसके सिम्टम्स कम्प्लीटली बढ़ते जा रहे होते हैं, वो ना सो सकता है ना वो कोई एक्सरसाइज कर सकता है, वो हर वक्त ब्रोंकोडाइलेटर यूज़ करे और पीक फ्लो उसका कम होता जा रहा है। यहाँ पे जब आते हो उसका पीक फ्लो इंक्रीज सिविरिटी में पीक फ्लो 100 से भी नीचे गिर गया, उसे रेस्ट पे
बैठे हुए भी उससे डिस्पनिया होना स्टार्ट हो गया, पल्सेस पैराडॉक्सस और टैकीकार्डिया हो रही है और ब्लड गैसेस उसकी डिटोरिएट हो रही हैं। फिर हमारे पास एक्यूट एल्वुलर हाइपरवेंटिलेशन में ऑक्सीजन की कमी है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, दर्द है, एंग्जाइटी है, इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड है, चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटीज़ है, सीनस डिप्रेशन या मस्कुलर डिसऑर्डर, मैकेनिकल फैक्टर्स। तो जब भी आपके पास ऑक्सीजन की एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन की जब भी कमी होती है तो आप सबसे पहले क्या कहते हो, ऑक्सीजन की कमी यानी कि हाइपोक्सिया हो गया। जब भी हाइपोक्सिया होता है तो ऑक्सीजन की कमी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, यानी कि उसको क्या हो गई है, ऐसी हमने कहा एसिडोसिस हो गई है। वैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, रेस्पिरेटरी नहीं, लेकिन आप बस बोलो उसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई है। अब उससे क्या है, ब्रेन, अब उसके ब्रेन में इफेक्ट हो रहा है, ब्रेन में हमने कहा उसको दर्द हो रहा है, वो एंग्जाइटी में जा रहा है। अब मेटाबॉलिक जब एसिडोसिस थी तो उसकी मेटाबॉलिक डिमांड जो है ना, मेटाबॉलिक डिमांड वो उसकी बढ़ती जा रही है। फिर हम उसके चेस्ट की बात करते हैं और उसको क्या है, सीनस डिप्रेशन भी है पड़ा, और उसको न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर भी है पड़ा, और डिफरेंट उसकी चेस्ट वॉल की डिफॉर्मिटीज़ हुई हुई हैं, और वो क्या है, मैकेनिकल फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करें। तो दो, एक मैकेनिकल फैक्टर, एक हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक हमारे पास मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ी हुई है। ब्रेन के अंदर पेन है, एंग्जाइटी है, और उसको सीनस डिप्रेशन और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, बाकी चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटीज़ हो रही होगी। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। फिर हम इसमें क्या करते हैं, अपने उसकी तरफ जाते हैं 24 की क्वेश्चंस की तरफ।